दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन। तो कैसे हो बच्चों? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग करेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन। किसका? ऑन किलिंग अ ट्री। ये पोएम मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन हम लोग करेंगे। और बच्चों, जो ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन के नोट्स हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे? www.ourguruji.in वेबसाइट पर मिलेंगे। ठीक है, क्या है? www.ourguruji.in। ठीक, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ऑन किलिंग अ ट्री एक इको क्रिटिकल पोएम है। इको क्रिटिकल क्या होता है वो इसी वीडियो में मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, ये पहली बार 1966 में पब्लिश हुई थी कलेक्शन पोएम्स के अंदर, जो कि नसीम इज़िकील, जो खुद एक बहुत बड़े राइटर हैं। ठीक है, नसीम इज़िकील की जो मतलब उन्होंने कलेक्शन निकाला था पोएम्स करके, उसके अंदर ये पहली बार पब्लिश हुई थी ऑन किलिंग अ ट्री। ये आयरॉनिकल टोन में लिखी गई पोएम है। ठीक है, जिसमें पोएट लगातार अटैक कर रहा है ह्यूमन के इनसेटिएबल नेचर पर, यानी कि कभी ना पेट भरने वाला नेचर। इंसान का कैसा स्वभाव है? इनसेटिएबल, कि भाई उसका कभी पेट भरता ही नहीं है, वो एकदम भूखा है। तो वैसे स्वभाव के ऊपर एक तरह से उन्होंने अटैक किया है। किसने? पोएट ने। क्योंकि इंसान क्या करता है, उसकी भूख जो कभी खत्म ही नहीं होती और वो नेचर को डिस्ट्रॉय किए जा रहा है, स्पेशली ट्रीज को, पेड़ों को। किसके लिए? किसमें? अपनी लालच में, अपनी लालच को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये पोएम का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब सेंट्रल आइडिया पाते हैं। पोएम सामने यह कंसेप्ट रखती है कि भाई नेचर को कंजर्व करना चाहिए देखा जाए तो, और इंसान को अपनी ग्रीड को कंट्रोल करना चाहिए, स्पेशली ट्रीज के मैटर में। तो ठीक है, क्योंकि देखो ट्रीज बहुत ही क्या है, स्टर्डी, बहुत ही मजबूत एक तरीके से प्राणी है। ट्रीज क्या है? बहुत ही स्टर्डी प्राणी एक तरीके से, बहुत मजबूत है। अगर उनको आप बड़े ही समझदारी से, जुडिशियसली, समझदारी से इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप पेड़ों को मार नहीं सकते इतनी आसानी से। पेड़ इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। परंतु क्योंकि हम लोग बहुत ही लालच में इस्तेमाल करते हैं उनको, हम क्या करते हैं, उनको पूरा जड़ से उखाड़ देते हैं, है ना। एक ट्री खुद को रिस्टोर कर लेता है, दोबारा खुद को उसी परिस्थिति में ले आएगा। मतलब अगर आपने सिर्फ काटा है ना उसको, तो वो दोबारा रिस्टोर हो जाएगा। पूरा काट दिया उसके बावजूद भी, जब तक कि आप उसे अप्रूट ना कर दे, जब तक कि पूरी जड़ में से ना उखाड़ दे, तब तक पेड़ मरता नहीं है। तो मेन आइडिया इस पोएम का यही है कि पेड़ को मारना इतना आसान नहीं है। पेड़ को अगर आपने काट दिया ना, तो अभी वो रिस्टोर हो जाएगा, बट अगर आपने जड़ से उखाड़ दिया ना, तो वो मर जाएगा बेसिकली। तो इंसान क्या करता है, जड़ से उखाड़ देता है अपनी ग्रीड में आके। ठीक है, तो ये चीज है ना, ये बहुत ही गलत है। इस पे एक तरह से अटैक किया है राइटर ने। थीम्स थीम्स वही है, एक तो इंसान की ग्रीड, ह्यूमन ग्रीड, कि भाई मेन थीम तो पोएम की है कि नेचर में एक्चुअल में हमारी नीड, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, परंतु हमारी ग्रीड, हमारी लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये फेमस कोट भी है, शायद आई गेस महात्मा गांधी जी का कोट है, कि नेचर हम के पास मतलब देखा जाए तो पर्याप्त संसाधन है हम हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, परंतु हमारे लालच को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो ह्यूमन क्या करता है, बहुत ही बेवकूफी की ढंग से, इम्प्रूडेंटली, मतलब एक तरह से इररिस्पॉन्सिबली, वो क्या करता है, ट्रीज को एक्सप्लॉइट करता है, उनका शोषण करता है। और इसका परिणाम क्या होता है भाई? बड़ा ही भयानक, डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, ये जो इस तरह से एक्सप्लॉइट करने का जो नेचर है ना, कि भाई आप ट्रीज को बिना मतलब के, मतलब बिना समझदारी के इस्तेमाल किए जा रहे हो, पूरे जड़ से उखाड़ दे रहे हो उनको, है ना। तो ये क्या है, बहुत ही तबाही मचाने वाला कार्य है, और साथ में फूलिश भी है, बेवकूफी भरा भी है। ट्रीज बड़े ही स्टडी होते हैं, ये थी बिल्कुल पोएम में है, क्योंकि पोएट जिस तरीके से आयरॉनिकली तरीका बताता है ट्रीज को कैसे मारना चाहिए, उसका कहने का मतलब ही ये होता है कि भाई पेड़ों को इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता है। पेड़ बहुत ही मजबूत, स्ट्रॉन्ग एक तरह से क्रीचर बोल सकते हैं, प्राणी है, और वो दे आर नॉट इजी टू किल, वो आसान नहीं है उनको मारना। पोएट बहुत ही सैटिरिकली इस बात को बताता है, जो किलिंग मेथड बताता है ना, वो किलिंग मेथड का मतलब ही उसका ये है कि पेड़ों को देखो कितना मुश्किल से तुम मार पाओगे, बट फिर भी हम मार देते हैं पेड़ों को। ठीक है, मतलब एक पेड़ को सिर्फ ऊपर छटनी कर दो, कटाई कर दो, उससे पेड़ खत्म नहीं होता है। परंतु हम लोग क्या करते हैं, पूरा पेड़ को अप्रूट ही कर देते हैं, जमीन से उखाड़ देते हैं, और वही उसको अल्टीमेटली मार देता है। तो क्योंकि उसको बेचारे को न्यूट्रिशन नहीं मिलता फिर जमीन में से, क्योंकि जो उसकी जो मेन सोर्स वाली जड़ है ना, वही बाहर आ जाती है, तो उसको न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है, उसको संसाधन मिलना बंद हो जाते हैं, जो कि वो अर्थ से ले रहा होता है। ठीक है, तो वो अर्थ से उसको संसाधन मिलना फिर बंद हो जाते हैं। तो उसकी स्टर्डीनेस को दिखाया एक तरीके से पोएट ने, कि ट्रीज इतने मजबूत होते हैं, स्टिल वी आर डिस्ट्रॉइंग देम, फिर भी हम उन्हें तबाह किए जा रहे हैं। फिगर ऑफ स्पीच में एलिटरेशन, ब्लीडिंग बार्क, ब ब, वाइट एंड वेट, वाह वाह। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन हो रहा है वर्ड के स्टार्टिंग में ब और व साउंड का। ठीक है, असोरेंस, असोरेंस क्या है? जब ववल साउंड का रिपीटेशन हो, परंतु कहीं भी हो सकता है वर्ड के बीच में, एंड में, स्टार्टिंग में, कहीं भी।
तो वो असोनेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग। इसमें आई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, ब्राउनिंग, ई, आई का मतलब यहाँ ई साउंड का कहने का मतलब ये है। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, ई, ब्राउनिंग, इनी, हार्डनी, ट्विस्टिंग, ई साउंड आ रही है इसमें, विदरिंग। तो ये ई साउंड क्या है? वॉवल साउंड, इट्स ए वॉवल साउंड, तो इसका रिपीटेशन हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड असोनेंस। ठीक है। आयरनी, पोएम में आयरनी तो पूरे टेक्स्ट में ही है। ठीक है, और पोएट ने एक तरीके से पेड़ को मारने का मेथड बताया है, परंतु उसका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल उल्टा है। आयरनी में क्या होता है? आयरनी में आप किसी इंसान के कार्य को रिडिक्यूल, एक तरीके से उसको नीचा दिखाने के लिए, है ना, उसको बोल सकते हो आप लोग, एक तरीके से क्रिटिसाइज करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए आप इस तरीके से बोलते हो कि आपके शब्दों का जो मतलब है ना वो उल्टा है। यानी कि बहुत बार नहीं होता है ना कि हम सामने वाला कोई, जैसे मतलब एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आपके पास में बहुत ही छोटी पेंसिल है, बट मैं बोल देता हूँ, बच्चे टीचर्स मतलब अक्सर बच्चों को बोलते हैं इतनी बड़ी पेंसिल क्यों लेके आए हो। तो बेसिकली क्या है, सामने वाले के जो कार्य है कि भाई तुम थोड़ी बड़ी पेंसिल तो लाते, उसको एक तरह से रेडिक्यूल करने के लिए वो मजाक उड़ाते हुए उल्टे शब्दों में बोलता है इतनी बड़ी पेंसिल क्यों लाए हो। तो कहने का मतलब क्या है, इतनी छोटी पेंसिल क्यों लाए हो, अर्थ तो ये है इसका। तो ये आयरनी हो गई एक तरीके से ना। तो यहाँ पे देखा जाता है इस पोएम के अंदर, वो इंसान के जो एक्शंस है ना उनको रिडिक्यूल कर रहा है कि भाई वो लालच के लिए इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में किस तरह से नेचर और ट्रीज को बर्बाद करता है। तो आयरनी एक ऐसी डिवाइस है जिसमें जो कहा गया है ना, सैड स्टेटमेंट है ना, वो कॉन्ट्रेरी है, उल्टा है एक्चुअल में। उसके जो शब्द जो बोले गए हैं ना या लिखे गए हैं, उन शब्दों का जो अर्थ है ना वो उल्टा है। तो ये क्रिटिसाइज करने के लिए, डांटने के लिए, रिडिक्यूल, एक तरह से नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है ये डिवाइस। इको क्रिटिसिज्म, इको क्रिटिसिज्म दो शब्दों से बना है। देखो इसमें इकोलॉजी, इको एंड क्रिटिसिज्म, है ना। तो पोयम इको क्रिटिकल है क्योंकि इको क्रिटिसिज्म एक ऐसी स्टडी है जिसमें इकोलॉजी और लिटरेचर इन दोनों का एक तरह से कनेक्शन हम लोग देखते हैं। उसकी स्टडी होती है कि किस तरह से एनवायरनमेंट, मतलब लिटरेचर के अंदर किस तरह से एनवायरनमेंट को दिखाया गया है। बात सिंपल सी है, लिटरेचर के अंदर कैसे इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, नेचर, इसको कैसे दिखाया गया है, वो इको क्रिटिकल स्टडी कहलाती है। तो एनवायरमेंटल में भी क्या, एनवायरनमेंट को भी कैसे, मतलब एनवायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरण से संबंधित इश्यूज को किस तरह से दिखाया गया है, किसमें, हमारे टेक्स्ट में, मतलब लिटरेचर के जो टेक्स्ट है ना उनमें एनवायरनमेंट संबंधित इश्यूज को किस तरह से दर्शाया गया है और फिर नेचर को कैसे ट्रीट किया गया है। तो उसी को इको क्रिटिसिज्म कहते हैं। जैसे इस पोएम में एनवायरनमेंट संबंधित क्या दर्शाया गया, मतलब पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये मुद्दा उठाया गया एक तरीके से। तो ये इको क्रिटिसिज्म वाली पोएम हो गई। ठीक है, इको क्रिटिकल पोएम हो गई। तो इस पोएम में भी किस इश्यू को डील किया गया है कि पेड़ों को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, नेचर को किस तरह से हार्म किया जा रहा है, उस इश्यू को उठाया गया है। तो ये एक सीरियस एनवायरमेंटल इश्यू है, बिल्कुल है। तो इस तरह से पोएम को हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक इको क्रिटिकल पोएम है ये, कि जिसमें पेड़ों को डिस्ट्रॉय करना है, नेचर को डिस्ट्रॉय करने का जो इश्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसको उठाया गया है। ठीक है, अब आता है हम पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्न पोएम। देखो अब ये पोएम पोस्ट मॉडर्न भी हम किसे कह सकते हैं, कारण ये है कि पोएम रिफ्लेक्ट कर रही है ह्यूमन की पोस्ट मॉडर्न अप्रोच को। कैसे, ह्यूमन जो है ना वो नेचर को एक टूल की तरह देख रहा है। पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या होता है, हम हर चीज को एक टूल की तरह देखते हैं, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और टूल एक अपना, एक बोल सकते हैं ना स्टेपिंग स्टोन, हमारे लिए सब एक सीढ़ी है, ऊपर चढ़ने की एक सीढ़ी की तरह देख रहे हैं उसको। उससे अपने इमोशंस को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली उसे एक साधन की तरह देख रहे हैं, अपने खुद के मटेरियल एग्रेंडाइजमेंट, यानी कि एक तरह से भौतिक संसाधनों की पूर्ति के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपनी पेट भरने वाला ऐसे नहीं, अपनी भूख मिटाने के लिए। कैसे, वो वाली भूख सिर्फ एक तो सेटिस्फाई करने वाली भूख होती है, और एक होती है जो भूख कभी खत्म ही नहीं होती, वो जो कभी ना खत्म होने वाली भूख है ना, उसको मिटाने के लिए हम लोग नेचर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और नेचर से हमारा कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है बेसिकली देखा जाए तो। तो ये पोस्ट मॉडर्न अप्रोचेस में इस तरह से ट्रीज को, नेचर को ट्रीट किया गया है, मतलब इंसान को रिफ्लेक्ट किया गया है कि इंसान इस तरह से ट्रीट करता है ट्रीज और नेचर्स को, कि नेचर को, कि भाई ये हमारे लिए सिर्फ एक टूल है, हम जब चाहे मर्जी हो उतना काट लेते हैं, है ना। उसको रिस्टोर करने की कोशिश नहीं करते, जड़ से उखाड़ देते हैं पेड़ों को। हम ये ट्राई नहीं करते कि हमने 10 पेड़ काटे तो 10 पेड़ और लगाएं।
है ना। हम लोग ये ट्राई नहीं करते कि हमने 10 पेड़ काटे, 10 पेड़ हम सिर्फ छटनी करें, ऊपर से काटे, जड़ से ना काटे। तो क्योंकि हम लोग ये कोशिश ही नहीं करते कि नेचर रिस्टोर हो, तो जो हमारी अप्रोच कैसे हो गई, ये पोस्ट मॉडर्न अप्रोच हो गई, जिसमें हम इमोशनली नेचर के साथ कनेक्टेड नहीं। अगर इमोशनली हम कनेक्टेड होते तो हम लोग फील कर पाते हैं कि नेचर डिस्ट्रॉय हो रहा है, परंतु हम वो फील ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली क्या है, हम इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचर को एक टूल की तरह, एक नॉन लिविंग थिंग की तरह देख रहे हैं, कि जो हमारे संसाधन है सिर्फ हमारे इस्तेमाल करने के लिए। हम ये नहीं देख रहे कि ये नष्ट भी हो रही है। तो ये पोस्ट मॉडर्न अप्रोच हो गई इसमें। लैंग्वेज एंड डिक्शन, देखो पोएम में बहुत ही लेमैन, बहुत ही आम आदमी की भाषा इस्तेमाल की गई है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। और देखा जाए तो ये प्रोज स्टाइल में लिखी गई है। कहने का मतलब है, फील अगर पोएम पढ़ते हो ना तो ऐसा फील होता है कि पोएट्री कम है और कोई प्रोज पीस है, मतलब, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कोई निबंध पढ़ रहे हैं हम लोग, पोएट्री नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो इस तरह की लैंग्वेज है इसकी। स्ट्रक्चर, राइम स्कीम, पोएम में कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही कोई राइम स्कीम है, इसलिए बोल सकते हैं ये ना राइम है ना रिदम है, इसलिए बोल सकते हैं फ्री वर्स में लिखी गई पोएम है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो गया। एज आई ऑलरेडी सेड कि नोट्स तो आपको साइट पे मिलेंगे, www.rpg.in पे मिल जाएंगे, ठीक है। कोई कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।